जय हिंद दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं डीबीएमएस की। डीबीएमएस क्या है? सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर के एग्जाम का। तो इस वीडियो में हमने क्या करा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को कवर किया हुआ है विद कॉन्सेप्ट। तो इस वीडियो में क्या है, सबसे पहला सवाल निकल के आता है कि हैविंग क्लॉज का उपयोग सामान्यतः किसके बाद करा जाता है। तो ये हमारा हैविंग क्लॉज यहाँ पे दिख रहा है, किसके बाद उपयोग करा जा रहा है? ग्रुप बाई के बाद। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ग्रुप बाई। समझ गया? ये आपका सीक्वेंस है। सबसे पहले आपका सेलेक्ट, फिर फ्रॉम, फ्रॉम के बाद वेयर, वेयर के बाद ग्रुप बाई और ग्रुप बाई के बाद हमारा हैविंग वाला क्लॉज इस्तेमाल करा जाता है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ग्रुप बाई। दूसरे सवाल की बात करते हैं। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट और चीजें आती हैं कि वेयर का उपयोग कब करना है, ग्रुप बाई का उपयोग करना है कब है, और हैविंग का उपयोग कब करना है। तो हेयर का उपयोग हम करेंगे जब आपके रो वगैरह पे कंडीशन लगानी, मतलब इंडिविजुअल रो पे आपको कंडीशन लगानी होगी, तो हम करेंगे उपयोग हेयर क्लॉज का। नेक्स्ट बात करेंगे अगर हमको चीजों को ग्रुप में करना है तो इस्तेमाल करेंगे हम ग्रुप बाई का, और इन्हीं ग्रुप पे हमको कंडीशन लगानी है तो हम बात करेंगे हैविंग वाले क्लॉज की। समझ गए? नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है कि डेटा का सबसे छोटा व लॉजिकल यूनिट क्या कहलाता है। तो डेटा की सबसे छोटी यूनिट क्या है? आपकी बिट है, फिर बाइट है, फील्ड है, रिकॉर्ड है, टेबल है, डेटाबेस है, फिर डीबीएमएस है। तो बिट तो हमारे ऑप्शन में है ही नहीं, बिट को काट दो। बाइट भी हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो तीसरे नंबर पर हमारा क्या है? फील्ड। तो यहाँ पे हमको फील्ड दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गया? तीसरे सवाल की बात करते हैं। यदि किसी रिलेशन में ए कामा बी संयुक्त रूप से रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है तो यह किस प्रकार की? आपके पास दो टेबल हैं, ए है, यहाँ पे टेबल बी है। अब देखो, यहाँ मान लो एक कोर्स आईडी है, ए में मान लो यहाँ पे कोर्स आईडी है, यहाँ पे क्या है? आपकी स्टूडेंट आईडी है। अब इन दोनों की आईडी को मिला के क्या करा जा रहा है? आपके टेबल से डेटा को फाइंड करा जा रहा है। तो इस तरीके की क्या कहलाती है? आपकी कंपोजिट की, मतलब दो या दो से अधिक की मिलकर जब काम करी जाती हैं तो उस तरीके की को हम कहते हैं कंपोजिट की। यहाँ पे लिखा हुआ है, जब दो या दो से अधिक एट्रीब्यूट मिलकर किसी रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे हम कंपोजिट की कहते हैं। जैसे आपकी स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी मिलके अगर आपके टेबल से डेटाबेस को फाइंड कर रहा है तो उस तरीके की कहलाएगी कंपोजिट की। अब हमने की बात करी तो कुछ की हम बात ही कर लेते हैं पूरी। स सबसे पहले आती है प्राइमरी की। प्राइमरी की क्या कहलाती? ये आपकी यूनिक की होती है और इसकी वैल्यू कभी नल नहीं हो सकती। इस चीज़ को याद रखना है। ये सवाल पेपर में कई बार पूछा गया कि आपकी जो टेबल होती है उसमें टेबल की यूनिक की क्या कहलाती है? प्राइमरी की कहलाती है। और क्या इसकी वैल्यू नल हो सकती है? क्या इसमें कुछ भी नहीं? तो इसकी वैल्यू नल नहीं हो सकती है। समझ गया? नेक्स्ट है कैंडिडेट की। अब कैंडिडेट की क्या है? प्राइमरी की बनने योग्य सभी कीज। इसको हम थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल समझते हैं। हमारे पास यहाँ पे टेबल है। यहाँ पे एम्प्लॉयी आईडी लिखी हुई है और एम्प्लॉयी का लाइसेंस नंबर है और एम्प्लॉयी का पासपोर्ट नंबर है। ये तीनों अपने आप में प्राइमरी की बन सकती थी। मतलब एम्प्लॉयी आईडी की मदद से भी हम चीज़ों को यूनिकली फाइंड कर सकते थे। एम्प्लॉयी लाइसेंस की मदद से भी हम चीज़ों को यूनिकली फाइंड कर सकते थे। ऐसे ही करके एम्प्लॉयी पासपोर्ट से भी हम चीज़ों को यूनिकली फाइंड कर सकते थे। लेकिन आपकी टेबल की एक शर्त थी कि आपके टेबल में कोई भी एक की प्राइमरी की हो सकती है, सारी की प्राइमरी की नहीं हो सकती है। तो जो कीज प्राइमरी की बन सकती थी, ये तीनों बन सकती थी, तो यही कीज कहलाती हैं कैंडिडेट की। समझ गए? मतलब प्राइमरी की बनने योग्य सभी कीज क्या कहलाती? कैंडिडेट की कहलाती हैं। नेक्स्ट है अल्टरनेट की। अब अल्टरनेट की क्या है? बची हुई कैंडिडेट की। देखो, हमारे पास क्या थी? 3 कीज थी जो कैंडिडेट की थी। कौन-सी थी? एक एम्प्लॉयी आईडी थी और यहाँ पे एम्प्लॉयी का लाइसेंस नंबर था, एम्प्लॉयी का पासपोर्ट नंबर था। हमने एम्प्लॉयी आईडी को क्या कर दिया? इस वाली आईडी को क्या कर दिया? इसको हमने प्राइमरी की बना दी। तो ये जो दोनों की बची हैं कैंडिडेट की में से, यही आपकी कहलाएँगी अल्टरनेट की। मतलब आपकी कैंडिडेट की में एक प्राइमरी की बन जाएगी और जो बची हुई दोनों कीज़ हैं, ये कहलाएँगी अल्टरनेट की। समझ गए? तो बस यही चीज़ थी अल्टरनेट की। फॉरेन की क्या है? इधर समझते हैं। हमारे पास 2 टेबल हैं, टेबल 1 और टेबल 2। फॉरेन की कहती है कि आपकी एक टेबल का रेफरेंस अगर दूसरे टेबल के अंदर है और वो एज़ ए प्राइमरी की ट्रीट कर रहा है, तो वो की क्या कहलाती है? फॉरेन की। समझ गए? यहाँ देखो डिपार्टमेंट आईडी है, यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी है। आपकी ये डिपार्टमेंट आईडी
दूसरी वाली टेबल के अंदर एज ए प्राइमरी की काम कर रही है। तो बस यही की कहलाती है फॉरेन की। समझ गए? यूनिक की क्या है? आपकी यूनिक की का मतलब होता है वैल्यू को यूनिक रखना, ये कहलाती है यूनिक की। नेक्स्ट है कंपोजिट की। पीछे सवाल भी आया था, हमने बात करी थी कंपोजिट की क्या दो या दो से अधिक कॉलम को मिलाकर बनी हुई की क्या कहलाती? कंपोजिट की। समझ गए? तो की में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। अगर आपको की से सवाल आता है तो आप इसी तरीके से सवाल को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तीसरे सवाल की बात करते हैं। सवाल हमारा है कि ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो क्या ओरेकल आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है? नहीं। ओरेकल का कंपाइलर है? ये भी नहीं है। ओरेकल वर्ड प्रोसेसर? ये भी नहीं है। तो हमारा ओरेकल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? डीबीएमएस सॉफ्टवेयर या आरडीबीएमएस सॉफ्टवेयर है। मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है या रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। देखो, अब आपको एक चीज याद रखनी है, जो डीबीएमएस होता है और आरडीबीएमएस होता है, इनमें क्या फर्क होता है? डीबीएमएस में डेटा क्या होता है? आपके रो एंड कॉलम के रूप में नहीं होता है। आरडीबीएमएस में क्या होता है? टेबल को, आपके डेटा को रो एंड कॉलम के रूप में, मतलब आपके टेबल डेटा को टेबल के रूप में रखा जाता है। यही फ़र्क है डीबीएमएस और आरडीबीएमएस में। समझ गए? तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है हमको कि ये हमारे डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। मायस्क्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, मारियाडीबी, नियो4j, कैसेंड्रा, ओरेकल डेटाबेस, इंटरबेस, एसक्यूएल सर्वर, मैंगोडीबी, अमेज़न डायनामोडीबी, एसक्यूलाइट, फायरबर्ड, काउचडीबी, अमेज़न ऑरा और रेडिस। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटाबेस सॉफ्टवेयर हैं। इनमें से कोई भी एक नाम आपके सवाल में डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन-सा डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ये नाम आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट सवाल की हम बात करते हैं। एसक्यूएल में टेबल से डेटा को हटाने के लिए कौन-सी कमांड का उपयोग होता है? रिमूव कमांड का उपयोग होता नहीं है, क्लियर का होता नहीं, इरेज का नहीं होता। तो कौन सी कमांड हो गई? डिलीट कमांड। डिलीट कमांड का उपयोग करा जाता है एसक्यूएल में से टेबल के डेटा को हटाने के लिए। अब देखो, एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है कि डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट, ये तीनों क्या करते हैं? डेटा को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करे जाते हैं। तो इन तीनों में फ़र्क क्या है? तो डिलीट कमांड का उपयोग करा जाता है आपके रिकॉर्ड को हटाने के लिए। मान लो आपके पास यहाँ पे कुछ रिकॉर्ड नेम कुछ भी लिखा है, यहाँ पे क्लास कुछ लिखी, आईडी कुछ लिखी, ऐसे करके डेटा फिल है। अगर आप डिलीट कमांड का उपयोग करोगे तो ये जो डेटा लिखा हुआ है, ये डेटा क्या हो जाएगा? ये डेटा मिट जाएगा। समझ गए? आपके रिकॉर्ड को बस हटाने का काम होता है डिलीट का। ड्रॉप का क्या काम होता है? ड्रॉप क्या करता है? पूरी टेबल या डेटाबेस से ऑब्जेक्ट को हटा देता है। अब हमारी बात समझो, आपने क्या करा? टेबल का पूरा स्कीमा डिजाइन करा कि नेम होगा, यहाँ क्लास होगा, यहाँ आईडी होगी। जैसे ही आप ड्रॉप वाली कमांड को लगाओगे तो आपकी पूरी टेबल, मतलब डेटाबेस आपके हट जाएगा। मतलब ये इस नाम का कोई भी डेटाबेस आपके उसमें मौजूद नहीं रहेगा, आपके सर्वर एसक्यूएल पे। समझ गए? ड्रॉप कमांड क्या करता है? पूरे ऑब्जेक्ट को हटा देता है, मतलब पूरी टेबल को क्या कर देता है? हटा देता है। ये कहलाता है आपका ड्रॉप कमांड। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रंकेट की। ट्रंकेट क्या करता है? आपने कोई भी डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा, यहाँ पे लिखा, सबको लिखा। ये क्या करेगा? ये टेबल के सभी रिकॉर्ड को हटा देता है, लेकिन स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखता है। आपके टेबल के डेटा को हटा देगा, लेकिन स्ट्रक्चर को नहीं हटाता है। ये कहलाता है ट्रंकेट कमांड। और इससे एक सवाल पूछा ही पूछा जाएगा, गारंटी है इस चीज़ की आपके पेपर में। तो इन तीनों कमांड को आपको याद रखना है कि डिलीट क्या करेगा? रिकॉर्ड को हटाएगा। ड्रॉप क्या करेगा? पूरी टेबल से डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा। और ट्रंकेट क्या करेगा? आपके टेबल से रिकॉर्ड को हटा देगा, लेकिन आपके टेबल का स्ट्रक्चर को मेंटेन करके रखेगा। अगले सवाल की बात करते हैं। जो रिलेशनल अलजेब्रा में प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है, इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है कॉलन से। समझ गए? तो रिलेशन अलजेब्रा में प्रोजेक्शन ऑपरेशन का संबंध किससे होता है? हमारे कॉलन से। अगले सवाल की बात करते हैं। डेटाबेस में डेटा की अनवांटेड डुप्लीकेशन को हटाने को क्या कहा जाता है? मतलब जो अनवांटेड डुप्लीकेशन है, उसको क्या कहा जाता है? इंटीग्रिटी कहते हैं? नहीं। सिक्योरिटी कहते हैं? नहीं। कंसिस्टेंसी कहते हैं? नहीं। इसको कहते हैं रिडंडेंसी। समझ गए? अगले सवाल की हम बात करते हैं। आपके पास एक कमांड वाला सवाल है कि एसक्यूएल में क्या करा गया? एसक्यूएल में क्वेरी लिखी गई है।
अपडेट स्टूडेंट और मार्क को क्या क्या करा जा रहा है, सेट मतलब स्टूडेंट वाली टेबल को अपडेट करा जा रहा है और मार्क्स की वैल्यू को क्या सेट करा जा रहा है, 80 करा जा रहा है। हेयर मतलब यदि रोल नंबर आपका क्या हो, रोल नंबर की वैल्यू 10 हो, तो हेयर को हटाने पे क्या हो जाएगा, अगर आप हेयर वाला क्लास हटा दोगे, हेयर का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर रोल नंबर 10 है तो अगर आपने हेयर वाला हटा दिया तो इस सभी के मार्क्स को क्या करेगा, 80 रख देगा। मतलब सभी रिकॉर्ड के मार्क्स को क्या कर देगा, 80 कर देगा। क्यों? क्योंकि आपने हेयर वाले क्लॉज को क्या कर दिया, हटा दिया है, रिमूव कर दिया, मतलब हटा दिया है। तो अगर आपने कंडीशन को हटा दिया तो ये क्या करेगा, सभी वैल्यू को क्या कर देगा, सभी मार्क्स की वैल्यू को क्या कर देगा, 80 कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 9वें सवाल की बात करते हैं। फॉक्स प्रो में डेटाबेस टेबल की एक्सटेंशन सामान्यता क्या होती है? तो हमने आपको बताया था कि डेटाबेस टेबल में जो एक्सटेंशन होती है ये कौन सी होती है, ये आपकी होती है डॉट डीबीएफ, डेटाबेस फाइल। क्या है, डेटाबेस फाइल। समझ गए। अगले सवाल की बात करते हैं। प्राइमरी की मुख्य विशेषता क्या है? प्राइमरी की क्या करती है, क्या डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ है, यहाँ पे नहीं है। नल वैल्यू क्या अनिवार्य है, नहीं, नल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। और क्या है, क्या केवल टेक्स्ट डेटा को रखती, नहीं, ये क्या करती, प्रत्येक यूनिक को, प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है। कौन सी, प्राइमरी की। एसक्यूएल में से किसी कॉमन वैल्यू का एवरेज निकालने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग करा जाता है? कौन से फंक्शन को, देखो आपके जो एसक्यूएल होता है, एसक्यूएल है एसक्यूएल डेटाबेस, इसके अंदर अगर आपको एवरेज निकालना है, एवरेज निकालने के लिए जो फंक्शन इस्तेमाल करा जाता है, एवीजी। तो यहाँ पे एवीजी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी, इसका उपयोग करा जाता है एवरेज निकालने के लिए। अगले सवाल की बात करते हैं। डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या डेटा को प्रिंट करना है, नहीं भाई। केवल प्रोग्रामिंग करना, नहीं। केवल फाइल को डिलीट करना, नहीं। इसका क्या मुख्य उद्देश्य है, डेटा को स्टोर, मैनेज और रिट्राइव करना। समझ गए। ये आपके डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का क्या होता है, मुख्य उद्देश्य होता है। इनर जॉइन से सवाल आया। इनर जॉइन सामान्यतः क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है इनर जॉइन? ये क्या करता है, ये केवल लेफ्ट टेबल की रोज को काउंट करता है, नहीं भाई। क्या करता है, केवल राइट टेबल की रोज को मैच करता है, नहीं। सभी पॉसिबल रो को, नहीं। ये इनर रो का, इनर जॉइन का काम होता है केवल दोनों टेबल में से मैचिंग रो, मतलब आपके पास दो टेबल हैं तो इनमें से जो मैचिंग वाली रो होगी इनको क्या करेगा, इनको बना के एक नई टेबल बना देगा। ये काम होता है किसका, इनर जॉइन का। समझ गए। इनर जॉइन का काम क्या होता है, दो टेबलों से मैचिंग वाले डेटा को निकाल के एक नई टेबल बनाना, किसका काम होता है, इनर जॉइन का। अब देखो बात करते हैं इनर जॉइन। इनर जॉइन क्या कहलाता है, केवल वह डेटा लाता है जो दोनों टेबल में कॉमन हो। अभी जस्ट बात करी। लेफ्ट जॉइन क्या होता है, ये बाई टेबल का पूरा डेटा और दाएं टेबल में से केवल मैच होने वाला डेटा को लेके आता है। लेफ्ट जॉइन विद नल चेक क्या करता है, यह केवल बाएं टेबल का वह डेटा लाता है जो दाएं टेबल में मौजूद नहीं है। राइट जॉइन क्या करता है, यह दाएं टेबल का पूरा डेटा लाता है और बाएं टेबल से केवल मैच होने वाला डेटा लेके आता है। राइट जॉइन विद नल चेक क्या करता है, यह केवल दाएं टेबल का वह डेटा लेके आता है जो बाएं टेबल में मौजूद नहीं है। अगली बात करते हैं फुलर आउटर जॉइन की। फुल आउटर जॉइन क्या कहलाता है, यह दोनों टेबल में से सारा डेटा एक साथ दिखाता हो चाहे मैच हो या ना हो। फुल आउटर जॉइन विद नल चेक क्या करता है, यह दोनों टेबल में सारा डेटा लाता है लेकिन आपस में मैच होने वाले डेटा को हटा देता है। ये यहाँ पे इमेज लगी हुई है, इस इमेज की मदद से इन चीजों को समझ सकते हैं। अगले सवाल की बात कर रहे हैं कि टेबल की एक कॉलम को क्या कहा जाता है, टेबल की कॉलम को क्या कहा जाता है, टेबल की कॉलम को कहा जाता है एट्रीब्यूट। अब देखो इधर हमारी पास, आपके पास यहाँ पे रो है, यहाँ पे क्या है, कॉलम है। जो रो को हम कहते हैं इसको हम कहते हैं टपल कहते हैं, कॉलम को क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट क्या कहते हैं। समझ गए। तो हमारे यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉलम को क्या कहा जाता है, कॉलम को हम क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट कहते हैं। तो हमारा आंसर क्या सही जाएगा, एट्रीब्यूट। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि रो को हम क्या कहते हैं, टपल कहते हैं, और कॉलम को क्या कहते हैं, कॉलम को हम एट्रीब्यूट कहते हैं, और टेबल को हम क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो अगर आपका ऐसा सवाल आता है तो आप बहुत ही आसानी से उनको कर पाओगे।
एक सवाल और यहाँ से पूछा जाता है कि नंबर्स ऑफ रो या नंबर्स ऑफ टपल को क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं कॉर्डिनलिटी। ठीक भाई? और कहेगा कि नंबर ऑफ कॉलन या एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है? उसको हम कहते हैं डिग्री। क्या कहते हैं? डिग्री कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, कह रहा है कि डीएमएल कमांड नहीं है। कौन सी डीएमएल कमांड नहीं है? तो आपकी इंस डीमल्ट कमांड नहीं है। इंसर्ट आपका डीएमएल कमांड है, अपडेट भी है, डिलीट भी है। अल्टर आपका डीएमएल कमांड नहीं है। देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं। आपके डीडीएल देखो, एसक्यूएल में कमांड्स होती हैं। एक आपकी डीडीएल होती है, डीएमएल होती है, डीसीएल होती है और टीसीएल होती है। डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, डेटा कहाँ गया? ट्रांज़ैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये आपकी कमांड होती हैं। अब देखो डीडीएल के अंदर कौन-कौन सी कमांड आती है? क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम। और डीएमएल के अंदर कौन सा आती है? सेलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। और डीसीएल के अंदर ग्रांट एंड रिवोक और टीसीएल के अंदर कमिट, रोलबैक, सेव पॉइंट। समझ गया? तो कह रहा है कि डीएमएल कमांड कौन-सी नहीं है? तो डीएमएल कमांड हमारी सेलेक्ट भी थी, इंसर्ट भी थी, अपडेट भी थी। अल्टर हमारी नहीं थी। ये अल्टर कौन-सी कमांड थी? ये आपकी डीडीएल कमांड थी। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर डी। एसक्यूएल में केवल यूनिक वैल्यू प्राप्त करने के लिए कौन से कीवर्ड का उपयोग करा जाता है? अगर आपको देखो यूनिक वैल्यू को प्राप्त करना है तो आप इस्तेमाल करोगे डिस्टिंक्ट का। डिस्टिंक्ट का, समझ गए? ये क्या करता है? ये आपके टेबल में से यूनिक वैल्यू को फाइंड करके लेके आता है। अगले सवाल में क्या है? एक रिकॉर्ड किसका कलेक्शन होता है? इधर देखो जरा, रिकॉर्ड किसका कलेक्शन होता है? क्या बिट का होता है? नहीं भाई। बाइट का होता है? नहीं होता है। रिकॉर्ड किसका कलेक्शन होता है? आपके फील्ड का। किसका होता है? फील्ड का। तो आंसर नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मतलब बिट का कलेक्शन कहलाता है बाइट, बाइट का कलेक्शन कहलाता है फील्ड और फील्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है? रिकॉर्ड और रिकॉर्ड का कलेक्शन क्या कहलाता है? टेबल और टेबल का कलेक्शन कहलाता है हमारा डेटाबेस, डेटाबेस का कलेक्शन कहलाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर। तो सवाल कह रहा था कि भैया कलेक्शन रिकॉर्ड किसका कलेक्शन होता है? तो रिकॉर्ड किसका? फील्ड का कलेक्शन है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। फॉरेन की का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्या टेबल को डिलीट करना है? नहीं। क्या डेटा को एन्क्रिप्ट करना? नहीं। क्या डेटा क्वेरी को सॉर्ट करना? नहीं। क्या करेगा? दो टेबल के बीच में रिलेशन को स्थापित करना, यह कहला काम है फॉरेन की का। समझ गया? समझ गया? 19 नंबर सवाल कह रहा, निम्न क्वेरी का परिणाम क्या होगा? देखो यहाँ पे एक आपका क्या क्वेरी चलाएंगे, सेलेक्ट और नेम, मतलब सेलेक्ट करा जा रहा है नेम को फ्रॉम कहाँ से? स्टूडेंट वाली टेबल से। वेयर मार्क्स की वैल्यू क्या है? 60 से बड़ी है। तो क्या प्रिंट हो जाएगा? तो आपका प्रिंट हो जाएगा कि 60 से अधिक मार्क्स वाले स्टूडेंट का नाम। देखो कह रहा है कि आपको नेम को सिलेक्ट करना है। कहाँ से सिलेक्ट करना है? स्टूडेंट नाम की टेबल से। और क्या करना है? वेयर आपको कंडीशन लगानी है। क्या कंडीशन लगानी? कि अगर मार्क्स की वैल्यू क्या है? 60 से ज़्यादा है। तो क्या सभी स्टूडेंट के मार्क्स? नहीं। 60 नंबर से कम? नहीं। केवल 60 मार्क्स? नहीं भई, 60 से ज़्यादा वाले चाहिए। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 20 नंबर सवाल कह रहा है कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को सामान्यतः किस तरीके से स्टोर करा जाता है? भाई फाइल मैनेजमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, तो डेटा को किसमें रखा जाएगा? फाइल्स के रूप में रखा जाएगा। ये पुराने समय में इस्तेमाल किया जाता था। यदि एक स्टूडेंट के कई कोर्सेस हो सकते हैं और कोर्सेस में कई स्टूडेंट हो सकते हैं, तो रिलेशनशिप कैसी होगी? देखो आपके यहाँ पे क्या है? स्टूडेंट है, यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे आपके क्या है? कोर्सेस हैं। यहाँ पे क्या है? कोर्सेस हैं। तो कई सारे स्टूडेंट कई सारे कोर्सेस को ले सकते हैं और कई सारे कोर्सेस स्टूडेंट के पास हो सकते हैं। तो किस तरीके का रिलेशनशिप होगा? मैनी टू मैनी। अगले सवाल में क्या है? एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? एसक्यूएल का पूरा नाम क्या है? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्या लिखा है यहाँ पे? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा।
एक सवाल और पूछा जाता कि एसक्यूएल का पुराना नाम क्या था? एसक्यूएल का पुराना नाम क्या था? सीक्वल। इसका पूरा नाम क्या था? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। अगर आपसे पूछा जाए कि एसक्यूएल का ओल्ड नाम क्या था? तो आप क्या करोगे? सीक्वल, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। समझ गए? अगला सवाल है काउंट क्या है? काउंट करना सामान्यतः क्या रिटर्न करता है? ये जो स्टार है ये क्या रिटर्न करता है? ये रिटर्न करता है आपका रो की संख्या को। क्या रिटर्न करेगा? नंबर्स ऑफ रो को रिटर्न करता है, मतलब इस सिंबल का इस्तेमाल करा जाता है रो की संख्या को रिटर्न करने के लिए। डेटाबेस में किसी एंटिटी की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? डेटाबेस में किसी एंटिटी की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट कहा जाता है। देखो, आपकी ये एंटिटी होती है, ये आपके क्या हो जाता है? रिलेशन हो जाता है। तो दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन होती है, इसको इस सिंबल से दर्शाते हैं, एंटिटी को इससे दर्शाते हैं। ठीक? तो अगर इस एंटिटी की कोई प्रॉपर्टी, मान लो यहाँ पे आपने नेम लिख दिया किसी का या स्कूल का नाम कुछ भी लिख दिया, तो यहाँ पे उस स्कूल की आईडी, ये आपकी क्या कहलाती है? इनकी जो विशेषता होता है, जो प्रॉपर्टी होती है, इन्हीं को कहते हैं एट्रीब्यूट। तो डेटाबेस में किसी एंटिटी की प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? एट्रीब्यूट। अब देखो हम यहाँ समझते हैं। एंटिटी को दर्शाने के लिए कौन सा सिंबल का उपयोग करा जाता है? ये स्क्वायर ब्रैकेट का। और रिलेशन को दर्शाने के लिए डायमंड वाले सिंबल का। एट्रीब्यूट के लिए ओवल वाले सिंबल का उपयोग करा जाता है। तो जो किसी एंटिटी की विशेषता होती है या प्रॉपर्टी होती है, इसी को कहते हैं एट्रीब्यूट कहते हैं। और दो एंटिटी के बीच में जो रिलेशन होता है, इसको रिलेशनशिप कहते हैं। समझ गए? अब देखो कुछ सिंबल्स को कुछ याद रख लो, डायरेक्टली सिंबल से भी सवाल आ सकते हैं। ये एंटिटी है, अगर आपने डबल रेक्टेंगल, तो ये कहलाती है वीक एंटिटी, मतलब जो डबल स्क्वायर। डायमंड रिलेशनशिप, डायमंड को 2 बार अगर कर देंगे तो ये आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप। एट्रीब्यूट ये ओवल वाला सिंबल। अगर आपके इस सिंबल के नीचे अगर ये ऐसे डैश का उपयोग कर रहे थे, ये कहलाती है की एट्रीब्यूट। की एट्रीब्यूट का मतलब ये प्राइमरी की हो सकती है। मल्टी वैलिड, कई सारी वैल्यू से डेटा को लिया जा रहा है, ये कहलाता है कंपोजिट एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट क्या है? जैसे आपकी डीओबी से क्या लिया जा रहा है? आपके पास डेट ऑफ बर्थ है, इससे क्या कहलाएगा? आपकी एज को हम ले सकते हैं, तो ये कहलाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मतलब आपकी एज को आपकी डीओबी से काउंट करा जा सकता है। ये कहलाता है डिराइव्ड एट्रीब्यूट। एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी, वीक एंटिटी। एट्रीब्यूट, की एट्रीब्यूट, कंपोजिट, मल्टी वैल्यूड, डिराइव्ड। रिलेशनशिप में क्या हो सकता है? 1 to 1, 1 to many, many to 1, many to many। एसक्यूएल में एग्जिस्टिंग टेबल में नया रिकॉर्ड जोड़ने के लिए कौन से कमांड का उपयोग करते हैं? तो कौन सा कमांड होता है? इंसर्ट कमांड होता है। अगर आपको एसक्यूएल वाली टेबल के अंदर कोई भी नया रिकॉर्ड जोड़ना है, तो आप क्या करोगे? इंसर्ट कमांड का उपयोग करोगे। अगला नाम 26 नंबर क्या करा? सुपर की और कैंडिडेट की में मुख्य अंतर क्या है? सुपर की यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकती है, लेकिन उसमें अतिरिक्त एट्रीब्यूट हो सकते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ऑप्शन नंबर हमारा कि ए क्या हो जाएगा? यही राइट हो जाएगा कि सुपर की और कैंडिडेट में मुख्य अंतर क्या है? सुपर की यूनिक आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन उसमें अतिरिक्त एट्रीब्यूट हो सकते हैं। 27 नंबर सवाल कह रहा है कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, इनमें से कौन सा? कैलकुलेटर है नहीं, नोटपैड है नहीं, एमएस पेंट है नहीं, ओरेकल। ओरेकल किस तरीके का डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर है। एसक्यूएल में रिकॉर्ड्स को किसी कॉलम के आधार पर क्रमबद्ध करने का के लिए किसका प्रयोग करा जाता है? किसका प्रयोग करा जाता है? हम देखो, हमारे पास कोई रिकॉर्ड है, हमने कॉलम वाइज उसको फ़िल्टर करना है, तो हम किसका उपयोग करेंगे? ऑर्डर बाय का। पीछे हमने पढ़ा हुआ था कि किसका उपयोग करते हैं? ऑर्डर बाय का। 29 नंबर सवाल कह रहा, यदि किसी टेबल में रोल नंबर प्रत्येक स्टूडेंट के लिए अलग-अलग है, तो सबसे उपयुक्त रूप से उसे क्या बनाया जा सकता है? क्या बनाया जा सकता था? अगर आप देखो, आपके पास टेबल है, टेबल में रोल नंबर सबके अलग-अलग हैं, तो इसको हम क्या बना सकते हैं? इसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं रोल नंबर, क्योंकि रोल नंबर सबका क्या होता है? अलग-अलग होता है, यूनिक होता है। एक रोल नंबर कई सारे स्टूडेंट के पास थोड़ी नहीं हो सकता है, तो इसको हम क्या बना सकते हैं? प्राइमरी की। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 30 नंबर सवाल की बात करते हैं कि रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को किस रूप में व्यवस्थित हो सकता है? देखो, आपके पास क्या है? रिलेशनल डेटाबेस है। आपके पास क्या है? रिलेशनल डेटाबेस है। इसमें डेटा को किस तरीके से व्यवस्थित करा जाता है? तो किस तरीके से व्यवस्थित करा जाता है? आपका रिलेशनल डेटाबेस में
आपकी चीज़ों को रखा जाता है टेबल के फॉर्म में। हमने आपको बताया था आरडीबीएमएस में क्या होता है? चीज़ों को टेबल के रूप में रखा जाता है। और यही डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में क्या होता है? चीज़ों को मतलब टे चीज़ों को टेबल मतलब रो एंड कॉलम में नहीं रखा जाता है। रिले एक चीज़ आप याद रखो, जहाँ पे आपको रिलेशनल जैसा वर्ड दिख जाए, वहाँ पे चीज़ों को किसमें रखा जाएगा? टेबल के रूप में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। एसक्यूएल में नल का अर्थ क्या है? क्या ज़ीरो है? नहीं। क्या ब्लैंक स्ट्रिंग है? नहीं। ये क्या करेगा? अननोन या मिसिंग वैल्यू होती है। नल हमारी क्या होती है? अननोन या मिसिंग वैल्यू होती है। नेगेटिव वैल्यू थोड़ी नहीं होती है। एसक्यूएल में टेबल बनाने के लिए कौन-सी कमांड का उपयोग करा जाता है? कौन-सी कमांड होती है? अगर आपको टेबल को क्रिएट करना है तो क्रिएट कमांड का उपयोग करा जाएगा। यदि किसी टेबल में क्या है? 10 रो है और व्हेयर कंडीशन 4 रो सैटिस्फाई करती है, तो सिलेक्ट काउंट क्या करेगा? देखो, इसका देखो काउंट के अंदर अगर हम इसको लगाते हैं तो ये क्या कहते हैं? रो को काउंट करते हैं। अगर कंडीशन हमारी 4 पे सैटिस्फाई हो जाती तो क्या रिटर्न होगा? 4 हमारा रिटर्न हो जाएगा। अगर हमारे 4 पे सैटिस्फाई हो गया तो हमें रिटर्न में क्या मिलेगा? 4 मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। डेटाबेस में डेटा डेटाबेस में डेटा की एक्यूरेसी एक्यूरेट है और कंसिस्टेंट है, तो कौन सी प्रॉपर्टी इसको कहा जाता है? इसको कहते हैं डेटा इंटीग्रिटी। समझ गया? तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए हमारा सही हो जाएगा। डेटा डुप्लीकेशन का 35 नंबर सवाल क्या कह रहा है? ड्रॉप टेबल स्टूडेंट का क्या प्रभाव होगा? आपका कोई टेबल को क्या करा है? स्टूडेंट टेबल को अगर आपने ड्रॉप कर दिया, तो केवल रिकॉर्ड को डिलीट करेगा? नहीं। केवल कॉलम को रिकॉर्ड कर डिलीट करेगा? नहीं। ये पूरी टेबल के स्ट्रक्चर को और डेटा को हटा दिया जाएगा। ड्रॉप का उपयोग देखो, हमने आपको बताया था, डिलीट का उपयोग कब करते हैं? आपके डेटा को डिलीट करने के लिए। ड्रॉप का मतलब क्या होगा? ड्रॉप का मतलब होता आपकी पूरी टेबल और डेटा को हटा दिया जाएगा। ट्रंकेट का उपयोग कब करा जाता है? ट्रंकेट का उपयोग करा जाता है आपके डेटा को डिलीट करने के लिए, लेकिन आपका स्ट्रक्चर क्या होता? वैसे का वैसा बना रहेगा। 36 नंबर सवाल कह रहा कि रिलेशनल अलजेब्रा में सिलेक्शन ऑपरेशन का सिलेक्शन ऑपरेशन मुख्यतः क्या करता है? सिलेक्शन ऑपरेशन मुख्यतः क्या करता है? ये आपके क्या करता है? कॉलम को चुनता है? नहीं भाई। ये क्या टेबल के डेटा को डिलीट करता है? नहीं। डेटाबेस को क्रिएट करता है? नहीं। ये रोज को कंडीशन के आधार पर चुनता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फॉक्स प्रो में रिकॉर्ड्स को डिस्प्ले करने के लिए कौन से कमांड का उपयोग करा जाता है? अगर आप फॉक्स प्रो डेटाबेस का उपयोग कर रहे हैं, उनमें से क्या करना है आपको? रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है, तो कौन सी कमांड का उपयोग करा जाएगा? लिस्ट कमांड का। ये सवाल आपको याद रखना है कि फॉक्स प्रो में रिकॉर्ड को डिस्प्ले करने के लिए कौन सा कमांड का उपयोग करा जाता है? लिस्ट कमांड का। अगला कह रहा कैंडिडेट की और प्राइमरी की के बीच में सही संबंध क्या है? क्या हर कैंडिडेट की प्राइमरी की है? नहीं। भाई कैंडिडेट की प्राइमरी की बन सकते हैं, लेकिन हर कैंडिडेट की प्राइमरी की हो ये ज़रूरी नहीं है। कैंडिडेट की कभी यूनिक नहीं होती, बिल्कुल होती है। कैंडिडेट की ही तो प्राइमरी की बनती है ना हमारी, तो यूनिक तो होती है। लेकिन इसी कैंडिडेट की में से कोई एक की हमारी प्राइमरी की कन बन पाती है। प्राइमरी की केवल फॉरेन की से बनती नहीं भाई, फॉरेन की तो रेफरेंस होता है ना प्राइमरी की का अदर टेबल के अंदर। कैंडिडेट की और प्राइमरी की के बीच संबंध क्या है? हर प्राइमरी की कैंडिडेट की हो सकती है। मतलब आपकी जो प्राइमरी की होगी वो कैंडिडेट की का ही तो पार्ट है, तो कैंडिडेट की तो होती है। 39 नंबर सवाल की बात करते हैं। जो व्हेयर क्लॉज का उपयोग किसके लिए करा जाता है? तो व्हेयर क्लॉज का उपयोग किसके लिए करा जाता है? आपके रिकॉर्ड को कंडीशन के आधार पर फ़िल्टर करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 40 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्न में से कौन-सा एसक्यूएल का डीडीएल कमांड है? एसक्यूएल का डीडीएल कमांड कौन-कौन सा है? अभी हमने पीछे पढ़ा था। डीडीएल कमांड डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज, इसमें कौन-सा कमांड का उपयोग करा जाता है? आपका सिलेक्ट कमांड? नहीं। इंसर्ट कमांड? नहीं। क्रिएट कमांड। ये क्या करता है? डेटा को डिफाइन मतलब डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंदर क्रिएट कमांड का उपयोग करा जाता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। पीछे हमने पढ़ा था। 41 नंबर सवाल में क्या कह रहा? 1 मिनट कि डिपार्टमेंट आईडी स्टूडेंट टेबल में फॉरेन की है, तो इससे संभावित उद्देश्य क्या होगा? आपकी देखो डिपार्टमेंट आईडी है, स्टूडेंट टेबल के अंदर क्या है? फॉरेन की है। तो क्या हो जाएगा इससे?
स्टूडेंट का पासवर्ड स्टोर करना नहीं भैया, स्टूडेंट टेबल को डिलीट करना नहीं, मार्क्स को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करना नहीं, ये भी नहीं होगा। ये क्या काम होगा? डिपार्टमेंट टेबल से रिलेशनशिप को बनाना। फॉरेन की क्या होती? आपकी एक टेबल का दूसरी टेबल में रिलेशन होता है, यही तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है ना। तो बस ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 42 नंबर सवाल की बात करते हैं कि एसक्यूएल में से दो या दो से अधिक टेबल के डेटा को संबंधित कॉलम के आधार पर कंबाइन करने के लिए क्या किया जाता है? देखो, आपके पास क्या है? दो या दो से अधिक क्या है? टेबल्स हैं। टेबल के डेटा, यहाँ पे टेबल है, इसका डेटा है, से संबंधित कॉलम के आधार पर कंबाइन करने को क्या कहा जाता है? मतलब के प्रयोग को क्या होता है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, दो या दो से अधिक जब टेबल होंगी तो या तो अगर मैच डेटा मिल जाएगा तो आपको इनर जॉइन होगा, लेफ्ट जॉइन होगा, राइट जॉइन, तो किसका उपयोग करा जाता है कंबाइन करने के लिए? यहाँ पे जॉइन वाले फंक्शन का उपयोग करा जाता है। पीछे हमने पढ़ा था ना इनर। 43 नंबर सवाल की बात करते हैं। टेबल की एक रो को रिलेशन मॉडल में क्या कहा जाता है? अभी हमने पढ़ा था कि रो को क्या कहा जाता है? इसको हम टपल कहते हैं, और कॉलम को क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट कहते हैं, पढ़ा था पीछे। तो रो के रिलेशन मॉडल में क्या कहते हैं? टपल कहते हैं। तो 43 का बी नंबर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ये वाला बी नंबर सही हो जाएगा, टपल। 44 नंबर सवाल की बात करते हैं। एसक्यूएल में एग्जिस्टिंग टेबल के स्ट्रक्चर को बदलने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करा जाता है? कौन सी कमांड होती है? क्या मॉडिफाई नाम की कोई कमांड है? नहीं। चेंज नाम की कोई कमांड? नहीं। अपडेट टेबल नाम की कोई कमांड है? नहीं। अल्टर, अल्टर का उपयोग क्या करा जाता है? आपके एसक्यूएल में टेबल के स्ट्रक्चर को क्या करना चाह रहा है? मॉडिफाई करना। समझ गया? ये कहलाता है अल्टर कमांड। 45 नंबर सवाल की बात करते हैं। ग्रुप बाय का उपयोग मुख्यतः किसके साथ करा जाता है? ग्रुप बाय का उपयोग किसके साथ करा जाता है? इंसर्ट कमांड के साथ नहीं, ड्रॉप के साथ नहीं, क्रिएट एंड डेटाबेस के साथ नहीं, एग्रीगेट फंक्शन के साथ आपका ग्रुप बाय कमांड का उपयोग करा जाता है। 46 नंबर सवाल, डेटाबेस में से एक टेबल की प्राइमरी की को दूसरे टेबल में रेफरेंस करने वाली की को क्या कहा जाता है? हमने अभी पीछे पढ़ा था, आपके पास एक टेबल है, दूसरे टेबल में उसका प्राइमरी की रेफरेंस क्या कहलाता है? फॉरेन की। क्या कहलाता है? फॉरेन की। एसक्यूएल में से किसी टेबल के सभी रिकॉर्ड को प्राप्त करने के लिए कौन सी क्वेरी सही है? आपके एसक्यूएल में किसी टेबल है, टेबल के सभी रिकॉर्ड को प्राप्त करना है, तो कौन सी क्वेरी सही हो जाएगी? आपकी सेलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नहीं भाई, गेट नहीं भाई, ये भी नहीं, सो टेबल ये भी नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी, सेलेक्ट फ्रॉम टेबल, आपके टेबल को सेलेक्ट करना है। 48 नंबर सवाल की बात करते हैं कि फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में की तुलना में डीबीएमएस का मुख्य लाभ क्या है? 48 नंबर सवाल में फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की तुलना में डीबीएमएस का मुख्य लाभ क्या है? मुख्य लाभ है क्या? अधिक फाइल बनाना? नहीं। डेटा को हमेशा मैन्युअली एंटर करना? नहीं भाई। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हटाना? ये भी नहीं। तो क्या करना? फाइल मैनेजमेंट सिस्टम में की तुलना में डीबीएमएस का मुख्य काम है डेटा रिडंडेंसी को कम करना। अगर आपकी डेटा में एक ही वैल्यू कई बार आ रही है तो आपको क्या करना? उसको कम करना, मतलब डुप्लीकेट वैल्यू को कम करना। यही तो हमारा ना डीबीएमएस का मुख्य उद्देश्य फाइल मैनेजमेंट सिस्टम की तुलना में। देखो, फाइल मैनेजमेंट क्या होता था? डुप्लीकेट बहुत सारी चीज़ें बन जाते थे। आपने फ़ोटो मान लो रखी, उसकी कई सारी कॉपी बन जाती थी। लेकिन यह डीबीएमएस है, डीबीएमएस के अंदर क्या होता है? रिडंडेंसी नहीं होती है। आपके क्या होता है? आपके मतलब एक ही चीज़ कई बार नहीं होती है। तो इसीलिए तो हम डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हैं ना, तो वही लिखा है कि डेटा रिडंडेंसी को कम करने के लिए। 49 नंबर सवाल की बात करते हैं। ऑर्डर बाय मार्क्स को डिसेंडिंग ऑर्डर पे होने पर रिकॉर्ड को किस क्रम में आएँगे? देखो, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर है। डिसेंडिंग ऑर्डर में का मतलब क्या हो जाएगा? हाईएस्ट टू लोवेस्ट। असेंडिंग क्या कहलाता है? आपके लोवेस्ट टू हाईएस्ट। डिसेंडिंग का मतलब हाईएस्ट टू लोवेस्ट, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 50 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन-सा रिलेशनल अलजेब्रा का ऑपरेशन नहीं है? सिलेक्शन तो है ही है, प्रोजेक्शन भी है, जॉइन हमने पीछे पढ़ा था ये भी है, कंपाइलेशन नहीं है। कंपाइलेशन किसका पार्ट है? आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। किसका काम है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कि आपका सोर्स कोड होता है, इसको कंपाइल करा जाता है, फिर आपका कोड रन हो जाता है। तो कंपाइलेशन किसका काम है? ये आपका काम है आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का।
और ये तीनों पार्ट है हमारे डेटाबेस के। 51 नंबर सवाल की बात करते हैं। डेटाबेस में से एक टेबल की रो और कॉलम के इंसर्शन पर क्या प्रभाव होता है? इंसर्शन पर क्या होता है? डेटाबेस में एक टेबल की रो और कॉलम के इंसर्शन पर क्या होता है? क्या रिलेशन बनता है? नहीं। डेटाबेस बनता है? नहीं। की बनती है? नहीं। एट्रीब्यूट वैल्यू। इंसर्शन पे क्या होता है? एट्रीब्यूट वैल्यू होती है। 52 नंबर सवाल कह रहा यदि दो रिलेशन में समान प्रकार के एट्रीब्यूट हो और उनके टपल को कंबाइन करना हो तो कौन से ऑपरेशन उपयोगी है? रिलेशन समान प्रकार के एट्रीब्यूट हो और उनके टपल को कंबाइन करना हो तो कौन से ऑपरेशन उपयोगी हैं? डिलीट है? नहीं। अल्टर है? नहीं। सिलेक्शन है? नहीं। कौन सा? यूनियन कमांड। यूनियन कमांड क्या करता है? समान प्रकार के एट्रीब्यूट हो, टपल को कंबाइन करना हो तो यूनियन ऑपरेशन का उपयोग करते हैं। 53 नंबर सवाल की बात करते हैं। आपका यूनियन स्टेटमेंट यूनियन के संबंध में सही है। यह केवल एक टेबल की कॉलम को सॉर्ट करता है? नहीं भाई। यह क्या करता है? कंपैटिबल क्वेरीज के रिजल्ट को सेट करके कंबाइन कर सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहा। यूनियन का यही तो काम होता है ना। 54 नंबर सवाल की बात करते हैं। 54 नंबर सवाल में क्या है? डेटाबेस में डेटा की डुप्लीकेशन को कम करने के लिए के मुख्य कारण क्या है? डेटा के डुप्लीकेशन को डेटाबेस में डेटा के डुप्लीकेशन को कम करने का मुख्य कारण क्या है? सभी टेबल के डेटा को डिलीट करना? नहीं। क्वेरी को हमेशा रोकना? नहीं। केवल पासवर्ड सिक्योरिटी बढ़ाना? नहीं। ये क्या करेगा? स्टोरेज और इनकंसिस्टेंसी की समस्या को कम करना। 55 नंबर सवाल कह रहा है। 55 नंबर सवाल में कह रहा है कि एसक्यूएल में बिटवीन ऑपरेटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? दो वैल्यू के बीच रेंज को चेक करने के लिए किसका उपयोग करा जाता है? बिटवीन का। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 56 नंबर सवाल की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है? तो इसको देखते जरा। फॉरेन की हमेशा यूनिक होती? नहीं भैया। फॉरेन की क्या होती है? तो एक टेबल से दूसरे टेबल में रिलेशन होता है ना। प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। अभी जस्ट हमने पढ़ा था प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं हो सकती और इसकी वैल्यू कभी भी नल नहीं हो सकती। ये हमेशा किस तरीके की वैल्यू होती है? ये यूनिक वैल्यू होती है। फॉरेन की दूसरी टेबल में प्राइमरी या कैंडिडेट की के को रेफरेंस कर सके? बिल्कुल सही बात। भाई फॉरेन की ही तो होती है जो एक टेबल से दूसरी टेबल में क्या प्राइमरी की या कैंडिडेट को रेफरेंस कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। प्राइमरी की में नल अनिवार्य है? नहीं। प्राइमरी की तो कभी वैल्यू नल ही नहीं हो सकती। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हमारा राइट हो जाएगा। यदि किसी रिलेशन में एक से अधिक एट्रीब्यूट मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो क्या कहा जाता है? एक रिलेशन में एक से अधिक एट्रीब्यूट मिलकर यूनिकली आइडेंटिफाई करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? उसको कहते हैं कंपोजिट की। पीछे हमने पढ़ा था ना, आपकी अगर 2 की हैं, 2 की मिलके आपके डेटाबेस को क्या करता है? यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो उस तरीके की कहलाती आपकी कंपोजिट की। व्हेयर और हैविंग क्लॉज में मुख्य अंतर है, पीछे हमने पढ़ा था। व्हेयर केवल टेबल और हैविंग केवल डेटाबेस पे लगाया जाता है? अरे नहीं भैया, तो सब कुछ डेटाबेस पे ही लगाया जाता। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है? व्हेयर क्या करता है? रो को फ़िल्टर करता है, हैविंग क्या करता है? ग्रुप को फ़िल्टर कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन-सा एसक्यूएल क्वेरी क्वेरी सही रूप से उन एम्प्लॉइज़ को खोजता है जिनकी सैलरी 3000 से 5000 के बीच में है? देखो ज़रा, कौन-सी एसक्यूएल क्वेरी सही है जिनकी जो खोजता है जिनकी सैलरी 3000 से 5000 के बीच? तो भैया सेलेक्ट के बाद फ्रॉम के बाद एम्प्लॉयी टेबल को हमने सेलेक्ट करा, व्हेयर कंडीशन लगाई, सैलरी, बिटवीन कमांड लगाया 3000 से 5000। तो ऑप्शन नंबर यही ए हमारा यहीं पे राइट मिल गया भाई। हमने किसको सेलेक्ट करना? फ्रॉम एम्प्लॉयी को। कहाँ से? व्हेयर व्हेयर मतलब सैलरी को सेलेक्ट करना और रेंज क्या होनी चाहिए? 3000 से लेके 5000 के बीच में होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 60 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि डेटाबेस डिजाइन के संदर्भ में सबसे उपयुक्त अप्रोच कौन-सी हो सकती है? हर टेबल में अनावश्यक रूप से वही डेटा बार-बार हो नहीं भैया, रिडंडेंसी को तो कम करने के लिए हम डीबीएमएस का उपयोग करते हैं, तो गलत हो गया। बी नंबर क्या कह रहा है? डेटा रिडंडेंसी को कम करते हुए रिलेशनशिप में उचित उपयोग करना। बिल्कुल सही बात भाई। डेटा हमारा क्या हो? डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए, बाकी तो सब सही है। तो ये भी हमारा हो गया। यहाँ से सवाल ज़रूर से ज़रूर बनेगा कि डीबीएमएस में 3 लेवल स्कीमा आर्किटेक्चर क्या होता है? तो डीबीएमएस में क्या होता है? 3 लेवल होते हैं। सबसे बाहर वाले लेवल होता है एक्सटर्नल लेवल, इसको हम कहते हैं भैया
इंड यूजर लेवल। कौन-सा? आपका इंड यूजर लेवल। यहाँ मतलब इसको हम लोग व्यू लेवल भी कह देते हैं। यहाँ पे यूजर देख पाता है। दूसरा लेवल कौन-सा होता है? कॉन्सेप्चुअल लेवल, ठीक? इसी को हम कह देते हैं लॉजिकल लेवल। और सबसे नीचे वाला क्या होता है? फिजिकल लेवल। यहाँ पे क्या होता है? डेटा फिजिकली रूप से स्टोर करा जाता है। तो बात करते हैं सबसे पहले एक्सटर्नल लेवल की। इसको क्या कहते हैं? व्यू स्कीमा भी कहते हैं। ये सबसे ऊपर का लेवल है। इसमें डे यूज़र को डेटाबेस के लिए केवल आवश्यक हिस्सा दिखाई देता है। मतलब यूज़र को जो काम करना होता है बस वही हिस्सा दिखाई देता है आपके एक्सटर्नल लेवल पे। इसे क्या कहते हैं? यूज़र व्यू भी कहा जाता है। एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं? स्टूडेंट को केवल अपने मार्क्स दिखें जब टीचर को सभी स्टूडेंट के मार्क्स दिखें। मतलब स्टूडेंट को ऊपर से अपना रिजल्ट दिख जाए, यही कहलाता है एक्सटर्नल लेवल। नेक्स्ट है कॉन्सेप्चुअल लेवल, इसे हम लॉजिकल स्कीमा भी कहते हैं। ये क्या है? ये बीच का लेवल मतलब सेकंड लेवल है। यह पूरे डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को बताता है। मतलब कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है भाई, ये लॉजिकल होता है, तो लॉजिकल स्ट्रक्चर को बताता है। इसमें टेबल के एट्रीब्यूट, रिलेशन, कॉन्स्टेंट्स आदि डिफाइन होते हैं। इसे हम कम्युनिटी व्यू भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि कम्युनिटी व्यू किसको कहा जाता है? आपके कॉन्सेप्चुअल लेवल को। जैसे आपका स्टूडेंट टेबल, रोल नंबर, नेम, कोर्स, मार्क्स आदि। इंटरनल लेवल क्या होता है? इसको हम फिजिकल लेवल भी कहते हैं। फिजिकल स्कीमा होता है। सबसे नीचे का लेवल ये बताता है कि डेटाबेस का वास्तव में स्टोरेज कैसे रखा है, मतलब फिजिकली रूप में डेटा को कैसे रखा जाता है, ये बताता है फिजिकल लेयर। मतलब इंटरनल लेवल, इसमें फाइल, इंडेक्स, स्टोरेज, ब्लॉक साथ शामिल हो सकता है। इसे फिजिकल स्कीमा भी कहा जाता है। तो यहाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि डीबीएमएस का 3 लेवल आर्किटेक्चर। सबसे पहला लेवल आपका क्या है? एक्सटर्नल लेवल, सबसे बाहरी लेवल होता है। कॉन्सेप्चुअल सेकंड लेवल होता है। ये क्या था? फिजिकल लेवल सबसे नीचे का लेवल होता है। यहाँ पे क्या होता है? एंड यूजर को चीज़ें दिखाई पड़ती हैं। कॉन्सेप्चुअल लेवल में क्या होता है? यहाँ पे आपके डेटाबेस के लॉजिकल स्ट्रक्चर को लिखा जाता है। मतलब एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप के चीज़ें डिफाइन करी जाती है। फिजिकल में क्या होता है? यहाँ पे चीज़ों को कैसे फिजिकली रूप में रखा गया, स्टोरेज को दिखाया जाता है। ये कहलाता है फिजिकल लेवल।